पुनः आज की कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। पेपर जो हुआ था उसी का प्रश्न पत्र है, उसी पर हम चर्चा हम लोग करेंगे आज पुनः। पहला प्रश्न विज्ञान से है, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहाँ बनता है, किस दर्पण में बनता है? तल दर्पण, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, इसमें से कोई नहीं। में से सभी होती है। तो क्या सही करेंगे? ऑप्शन बी यहाँ सही है, ऑप्शन बी सही यहाँ पे है। ये काम समतल दर्पण में होता है। वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण में। और उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण के बारे में आप लोग जानते ही हैं। गाड़ी वाले जो दर्पण होते हैं पीछे देखने के लिए, दृश्य देखने के लिए, उत्तल दर्पण का इस्तेमाल होता है। दाढ़ी बनाने, नीचे वाला दर्पण जो आपका है दाढ़ी बनाने के लिए, जो बल्ब वाली जो टार्च में या सोलर कुकर जो बनता है उसमें लगाने के लिए आपको जो है अवतल दर्पण का इस्तेमाल वहाँ पे होता है। तो ये जानिएगा, इसके बारे में परीक्षा प्रश्न आज पूछता है। अभी इसी तरह से लेंस होता है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, चर्चा उस पर अलग से होगी। अगला प्रश्न है, सेम उसी से आया हुआ है, बस से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, कौन बनाता है? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों। तो क्या सही करेंगे इसमें? देख लीजिए जवाब इसका, देखिए अभी आप लोग देखते होंगे जो, हाँ बिल्कुल सही जवाब है। जैसे गाड़ी होती है, गाड़ी के पीछे के दूर तक दृश्य को देखने के लिए उत्तल दर्पण का इस्तेमाल, उसमें करता क्या है कि बड़े दृश्य को छोटे में कन्वर्ट कर देता है और आपको बहुत लंबे दृश्य आपको जो है गाड़ी के शीशे, छोटे शीशे में दिखाई पड़ता है। तो प्रतिबिंब को क्या कर देता है, छोटा कर देता है जो बड़ा होता है। और आपका अवतल दर्पण जो होता है उसको बड़ा करता है। मतलब गाड़ी में आपके जो है अगर अवतल दर्पण लगाने के वहां पे, तो बिल्कुल कोई 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 चांस ही नहीं कि आपको दिखाई पड़े, छोटा चीज ही बड़ा करके दिखाएगा आपको। अगला आ जाइए, प्रश्न नंबर 3 आपका है। 5-6 लगभग 7-8 प्रश्न है इस तरह की शुरुआत में आपके। उत्तल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य, अन्य। धनात्मक। इस लेंस क्या धनात्मक होती है? लेंस का बताइए मात्रक क्या है, लेंस का मात्रक? डायोप्टर। चलिए डायोप्टर है, इसे डी से दिखाते हैं हमें शायद। देख लीजिए जवाब इसका। उत्तल लेंस की क्षमता जो होती है धनात्मक होती है और अवतल लेंस की ऋणात्मक होती है। और भी आप लोग इसे करुणेश शहरी जुड़े हुए हैं, संगीता जुड़ी हुई, सुनील जुड़े हुए हैं। आप भी बोलते रहिए, जगजीत आप लोग भी अपना माइक ऑन करिए, कुछ प्रश्नों का जवाब देते रहिए ताकि लगे कि हाँ सभी लोग जुड़े हुए हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है, गलत सही पर चर्चा करिए। अभी देखिए प्रश्न आ गया वही, लेंस की क्षमता का मात्रक। तो इसका जवाब वही है, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम डायोप्टर बोलेंगे। और डी से दिखाते इसको हैं। अभी देखिए चर्चा हमने किया, सोलर कुकर में प्रयोग किए जाने वाले लेंस कौन सा, दर्पण कौन सा है? जवाब दे दीजिए इसका। उत्तल। उत्तर लगता सोलर कुकर में है, अभी मैंने इसे बताया था। अवतल 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 दर्पण। अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है सोलर कुकर में, अभी इस पर चर्चा हुई थी। नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है आइरिस द्वारा, नेत्र लेंस द्वारा, सिलियरी पेशियों द्वारा, कार्निया द्वारा। मेरी पेशियों द्वारा। सिलियरी पेशियों द्वारा। तो इसका सी वाला ऑप्शन शायद सही है, सही यही है। देख लीजिए इसका। इसे क्या होता है कि जब आप तीव्र प्रकाश में जाते जब हैं और कम प्रकाश में हैं, तो तीव्र प्रकाश में जाने पर आपकी आंखें क्या होती हैं, सिकुड़ती हैं। और कम प्रकाश में अगर आप, मान लिया अभी आप अंदर खूब लाइट में बैठे हुए हैं, एकाएक बाहर निकल जाए आपको दिखाई नहीं पड़ेगा।
क्योंकि उस टाइम पे आपकी आंखें जो होती हैं, आपकी आंखों की पेशियां जो होती हैं, प्रकाश को क्या करती हैं, नियंत्रित करने का प्रयास करती हैं। और ये काम प्रकाश कौन को करती है? absorb हाँ बताइए, बोलिए। तो यह काम आपकी जो है पेशियां कौन सी करती हैं? सिलेरी पेशियों द्वारा यह काम होता है। मतलब ने आपकी आंखों को चौड़ा करने वाला, पतला करने वाला काम, मतलब आंखें फैलाने वाला और सिकोड़ने वाला काम जो होता है, कौन करती है? आपकी सी वाला ऑप्शन सही है यहाँ पे। कार्निया द्वारा क्या काम होता है? कार्निया क्या काम करती है? इतने से लेंस वाला काम जो होता है, कार्निया करती है। आ जाइए, ये बताइए, जब आंखों का जब दान, नेत्र का दान जब करते हैं आप, किस चीज का दान करते हैं इसमें से? बहुत सारे लोगों ने अपने अपने अंगों को दान किया हुआ है, तो नेत्र दान में किसका दान होता है? कार्निया का। कार्निया का ही दान होता है। चलिए, बहुत कार्निया बढ़िया। किसी नेत्र का निकट बिंदु क्या है? 25 cm। 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर, मतलब आंखों के देखने की सबसे अच्छी क्षमता जो होती है, अगर आपकी आंखें सही हैं, 25 सेंटीमीटर। अगर आपके देखने की, अगर आपकी दूरी, आपको इस दूरी से देखने में समस्या हो रही है, अगर आपके नजदीक किताब करते हुए चले जा रहे हो, आपकी आंखों को अगल बगल किताब अगर आ गई, तो आपको आंखों में समस्या है। समस्या कौन सी बताई होता है? वो निकट की दूर। वहाँ पे निकट दृष्टि दोष होता है। किताबें निकट आ गई तो निकट दृष्टि दोष होता है जी, कि दूर दृष्टि दोष होता है? निकट होता है। नहीं, निकट आएगा तो दूर दृष्ट होगा। उल्टा बिल्कुल है, इसका क्रम इसका बिल्कुल उल्टा है। अगर किताबें नजदीक आ रही हैं तो असल होता क्या है कि जो दूर निकट का नामकरण जो किया गया है, कार्निया पर प्रतिबिंब को लेकर किया गया है, किताब की दूरी और नजदीकी को लेकर नहीं किया गया है। और किताब जब नजदीक इसलिए लाते हैं क्योंकि वहां पे कार्निया से प्रतिबिंब जो दूर बनने लगता है, इसलिए उसी को मैनेज करने के लिए क्या करते हैं, आप किताबों को अपने आप नजदीक लेकर चले जाते हैं। तो नामकरण जो है इसका दूर और निकट का, कार्निया पर बने प्रतिबिंब को लेकर के है। तो किताबें जब नजदीक आती हैं तो इसका प्रकाश प्रतिबिंब जो दूर बनता है आपके कार्निया पर, उसी को मैनेज करने की किताबें नजदीक चली जाती हैं। तो निकट किताबें अगर नजदीक बच्चे के आसपास अगर आ रही है, तो वहां पे दोष कौन सा होगा? दूरदृष्टि दोष होगा। किताबें अगर दूर जा रही हैं, नहीं, गलत हो रहा है। अच्छा, निकट दृष्टि दोष में आदमी को निकट की वस्तुएं दिखती हैं, इसीलिए वह करीब ला करके पड़ता है, और वहाँ पे अवतल लेंस का प्रयोग होता है। और जब आदमी दूर करके देखता है, 25 सेंटीमीटर दूर करके देखता है, अगर उसको दिखता है, तब वहाँ पे दूर दृष्टि दोष होता है। जो दोष होता है उस स्थिति में आदमी को दिखता है। जैसे दूर वाले में दूरदृष्टि दोष, दूर की वस्तु दिखाई पड़ती है उसको है। जी जी, निकट दृष्टि दोष में उसमें निकट की उत्तल वस्तु लेंस। दिखाई पड़ती है। हाँ हाँ, थोड़ा हाँ, सा ये बातें सही हैं, ये तो बातें, हाँ थोड़ा सा लग रहा है कि कहीं समस्या हुई है। ये दोष जो होता है वो चीज दिखाई पड़ती है उसको है। चलिए, दोष का मतलब ऐसे निकट दृष्टि दोष जिसको होता है तो उसको निकट की वस्तु दिखाई पड़ती है, दूर दृष्टि दोष में उसको दूर जी की वस्तु जो है दिखाई पड़ती है। हाँ, ये बात सही है कि जो मैंने बताया इसमें कि जो दो नामकरण जो किया गया इसका है, कार्निया पर बने हुए प्रतिबिंब को लेकर किया गया है, उसी को मैनेज करने के लिए किताबें पीछे आगे आती हैं। थोड़ा सा बताने में समस्या हुई यहाँ पे, लेकिन ये चीज दिमाग में रखिएगा कि जो दोष होता है वो चीज दिखाई पड़ती है। इसे मान लीजिए अगर किसी निकट दृष्टि दोष अगर आपको है, तो निकट की वस्तु क्या होती है? आपको दिखाई पड़ती है। दिखाई देगी। दूर की वस्तु दिखाई नहीं पड़ती। दोष का उल्टा होता है। लेकिन थोड़ा सा वहां पीछे आगे वाली समस्या जो थी वो थोड़ा सा उल्टा हो गई थी। बिल्कुल सही जवाब आपका और है। और यहीं यहीं पे लेंस को सेट कर लीजिए, उसको जो है कितने अक्षर हैं उससे जो कितने अक्षर से हो जाएगा, 2 का 3, 3 का 4। नहीं, यहाँ एक तरीका और है आराम से सेट करने का। जैसे उत्तल है, उत्तल में एक उत्तल है, एक अवतल है। तो एक में निकट लगता है, एक में किसमें कौन लगता है? उत्तल क्या नाम, निकट जैसे दृष्टि कि दोष में कौन लगता जैसे है? दूर में। देखिए उसमें बता रहा हूँ मैं, जैसे दूर में दा में ऊ लगा हुआ है। दूर में क्या लगा हुआ है? दा में ऊ की मात्रा है, तो दूर वाले में उत्तल लेंस लगता है। उसके बाद उल्टा कर लेंगे आप तो सीधे सीधे आपके फिट हो जाएगा कि अवतल लेंस में निकट दृष्टि दोष क्या नाम है, दूर में, दूर दृष्टि दोष में अगर उत्तल लेंस लगता है तो निकट वाले में अवतल लगेगा ही लगेगा, कोई दुविधा उसमें नहीं है।
इसके अलावा भी 4 लेंस, 2 लेंस इसके अलावा भी होते हैं, बेलनाकार और उभयाकार, बाई फोकस लेंस। जी। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जैसे मेरा कहने का तात्पर्य है, आपको दूर दृष्टि दोष जो होता है, दूर में दा में ऊ की मात्रा लगी हुई है, अगर आपको मान लीजिए 2-4 समझ में नहीं अगर आ रहा है तो दूर से क्या हो जाएगा, दूर में बड़े ऊ की मात्रा है तो उत्तल लेंस लगा लीजिए वहां पे। तो दूर दृष्टि उसमें कौन सा 2 लेंस लगता है? उत्तल लेंस लगता है। निकट वाले में क्या लगता है? उत्तल लगता है। इन लेंसों के अलावा 2 लेंस और भी आपके हैं। इसे पूछता है कि जरा दृष्टि दोष में कौन से लेंस का इस्तेमाल करेंगे? क्या जवाब देंगे आप लोग? बाई फोकल, बाई फोकस लेंस या उभयतल लेंस, दोनों नाम इसके बेलना। हैं। नहीं, बाई फोकस या उभयतल। इसमें होता क्या है कि बुजुर्गों के चश्मों को देखेंगे आप जो है तो उसमें ऊपर भी एक लेंस दिखता है आपको, नीचे भी दिखाई पड़ता है। ध्यान से देखेंगे बुजुर्ग चश्मे जो होते हैं वहां उनको चश्मा उठा कभी देखिए, आप टच करिए कभी, तो ऊपर भी एक लेंस नुमा गोल का दिखेगा आपको, नीचे भी गोल का दिखाई पड़ता है आपको। तो उनका दोनों डिस्टर्ब उनका हो जाता है। उसी को सही करने के लिए ऊपर देखेंगे तो उनको दूर का दिखाई पड़ेगा और नीचे देखेंगे तो उनको नजदीक का दिखाई पड़ेगा। तो उसमें दोनों लेंस उसमें लगते हैं। और एक अबिंदुकता रोग हो रहा है, जैसे टीवी कभी कभी देखते हैं, टीवी झिलमिलाने लगती है, कभी कभी चित्र कहीं दिखता है कहीं नहीं दिखता है। तो इसको दूर करने के लिए, अबिंदुकता रोग को दूर करने के लिए कौन सा दर्पण लगता है, कौन सा लेंस लगता है? बेलनाकार लेंस। बेलनाकार। बिल्कुल, बेलनाकार लेंस का प्रयोग होता है। तो ये परीक्षा में प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। और यहीं पर एक अनुवांशिक रोग होता है जहाँ पे कलर वाली समस्या, इसको हम कलर विजन कहते हैं। वड़ांता। इसको हम बड़ांता के नाम से जानते हैं। इसमें कौन कौन सा रंग नहीं पहचान पाते हैं लोग? लाल हरा। लाल में पहचानने में दिक्कत होती है, हरा और लाल। लाल हरा रंग को पहचानने में समस्या होती है और मानसिक रोग है ये। माताएं इसकी वाहक होते हैं, पुरुष जो इसको होता है। और अगर माता पिता दोनों को अगर ये है तो संभावना पूरी 100% है। अगर किसी एक को है 50% संभावना बच्चों में जाने की होती है। जिन द्वारा जो जाता है बच्चों में पहुंचता है। इसलिए शादी विवाह में हम बार बार कहते हैं कि आप लोग गणना और बाकी चीज चेक ना करा करके जो है ये सब चीजें चेक कराइए। हीमोग्लोबिन कहीं हीमोफीलिया तो नहीं है, बढ़ांता नहीं है, ये सब चेक हो जाए तो हमें लग रहा है कि शादी विवाह यहाँ से बने तो ठीक है। इसे क्या नाम, एक होता है कि एक आरएस फैक्टर होता है बी पॉजिटिव वाला प्रॉब्लम, वहाँ भी बच्चे जिंदा नहीं रहते हैं। अगर दोनों अगर मिल गए पॉजिटिव नेगेटिव वाले, उनके बच्चे जो है 3-4 साल में या तुरंत पैदा होते तुरंत एक्सपायर हो जाते हैं। तो इस तरह की समस्याएं जो हैं, जेनेटिक जो समस्याएं हैं, ये सब चीज़ें अगर हम लोग जांच करा लें शादी विवाह होने से पहले, तो भविष्य में बहुत सारी चीज़ें जो है, समझदारी यही है कि शादी होने से पहले ब्लड मंगाइए और जांच कराइए। चलिए अगला देख लीजिए। इसमें अगला प्रश्न आपका है, भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है? गांडवी, कोसी, ब्रह्मपुत्र, गंगा? क्या सही करेंगे? लंबी में गंगा। गंगा। ब्रह्मपुत्र लंबी नहीं है। ब्रह्मपुत्र सबसे वहाँ कह सकते हैं, बड़ी भी कह सकते हैं, लंबी नहीं है। इसका 2525 है, उसका जो कम है भारत में, वो तो उसका उद्गम जो है तिब्बत से होता है। ब्रह्मपुत्र की लंबाई 2800 है। 2800 है, लेकिन तिब्बत से उसका उद्गम होता है, भारत में कम है। देखिए इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ लिखा हो भारत का, इस शब्द पर ध्यान दीजिए, भारत का लिखा हुआ है, मतलब भारत की ही नदी हो, भारत से उद्गम उसका हुआ, भारत में बहती हो, सबसे लंबी हो। ये चीज ध्यान देना यहाँ पे है। इसके हिसाब से जो प्रश्नावली यहाँ पे, इसके हिसाब से गंगा का नाम आएगा और गंगा सबसे लंबी नदी भारत की है। गंगा कहाँ से निकलती है? गंगोत्री, उत्तराखंड। गंगोत्री कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड। उत्तराखंड में पड़ता है। जिला जनपद का उत्तरकाशी। नाम बताइए कि किस जनपद से है? जनपद कौन सा उत्तराखंड का है? उत्तरकाशी। उत्तरकाशी नाम है। और उस जगह को विशेष नाम दिया गया है, हिमालय का एक पर्वतीय क्षेत्र का नाम, उसका नाम है कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय का क्षेत्र है, उत्तराखंड में पड़ता है। उत्तरकाशी जिले का नाम है। गंगोत्री हिमनद है, उसी के बगल से यमुना नदी भी निकलती है वहां से, उसको यमुनोत्री कहते हैं। हिमनद का नाम यमुनोत्री है। और वहां से गंगा दोनों अगल बगल से ही निकलती हैं, दोनों का उत्तरकाशी से ही निकलती हैं। और एक में आकर के आपके इलाहाबाद में आके मिल जाते हैं संगम पे। और गंगा गिरती कहाँ पे है?
गंगा का जो है कि डेल्टा कहाँ पे है, किस नदी में है? सुंदर बंडी। किस दो नदियों का संगम है वो? किस दो नदियों का पानी गिरता है वहां पे मुख्य रूप से? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र गंगा। ब्रह्मपुत्र गंगा को गंगा। गिरता है। गंगा जहां पर मिलती है ब्रह्मपुत्र से, उसका नाम क्या है गंगा का वहां पे? पद्मा की सुंदरी। गंगा का नाम वहाँ पद्मा पड़ता है। गंगा का नाम जो है जम आपके बांग्लादेश में पद्मा 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 हो जाता है। ये कुछ चीजें परीक्षा में बार बार पूछता है, आप लोगों को दिमाग में रखना पद्मा। चाहिए। पद्मा हो जाता है। और जहां पर दोनों नदियां मिलते हैं वहां पर एक संयुक्त धारा निकलती है वहां से दोनों नदियों की, उसको हम क्या बोलते हैं? उस धारा को मेघना के नाम से जानते हैं। और मेघना के नाम से ही आकर के भले उसे ब्रह्मपुत्र नाम वहाँ हो जाता, दोनों का है, दोनों का नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। और वहीं पर ब्रह्मपुत्र विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा का निर्माण होता है। ब्रह्मपुत्र क्या नाम उसका है डेल्टा का नाम? माजुली सुंदर माजुली। बंडी। सुंदर दीदी। सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा जो रॉयल बंगाल टाइगर का सबसे बड़ा आवास है, और खास करके पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश से मिला करके है ये। एक चीज और ये याद रखिएगा, मैंग्रोव वन जो होते हैं सबसे अधिक मात्रा में भारत में किसी राज्य में है तो कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में है। और मैंग्रोव वनों को वायव्य जड़ें इसमें होती हैं। वायव्य का मतलब वायु वाली जड़ें, इसे मतलब जड़ों से सांस श्वसन क्रिया करते हैं मैंग्रोव वन। और ये जो है ज्यादा। खारे पानी के जो है पौधे हैं, ये मतलब लवणोद्भिद पौधे हैं, मतलब नमक पानी में उगने वाले पौधे होते हैं। और अंत में जब नदी है गंगा में जो गिरती है उसमें क्या बोलते हैं, बंगाल की खाड़ी में, उसका नाम क्या वहां पे है? स्वर्ण रेखा है। कोई बताए नाम, उसका नाम क्या उसमें जब पद्मा गिरती के है नाम तो? से गिरती है। मेघना के नाम से गिरती है। मेघना की वितरिका बनती है, वहां जा गिरती है मेघना के नाम से। मेघना के नाम से। पद्मा ये के देखिए कोसी नदी का नाम यहाँ पे है। कोसी को बंगाल का कोसी किसका शोक कहते हैं? बंगाल। बंगाल का शोक कोसी है, भारत हुगली का। है। बांग्लादेश। बंगाल का शोक कौन सी नदी है? कोसी। कोसी बंगाल का शोक नहीं है। बंगाल का शोक दामोदर है। बंगाल का। हुगली है क्या बंगाल का शोक? हुगली या दामोदर नदी, दामोदर तो हमें लग रहा है उड़ीसा का है, उड़ीसा का। दामोदर उड़ीसा का है। तो बंगाल का शोक आपका हुगली नदी है, जो गंगा के ही वितरिका एक है, हुगली नदी वहां पे। और कोसी नदी, कोसी बिहार का शोक कहते हैं कोसी को। हार का सूख कोसी। कोसी जो है बिहार का शोक है। सबसे अधिक रूट चेंज करने वाली नदी कोई अगर है तो कोसी है, बराबर तबाही लाती है बिहार में, और ज्यादा जान माल के वहां पे जो नुकसान होता है। ऐसा नहीं दिख रहा है वो वाला। तो भारत का स्क्रीन नहीं दिख रही क्या? दिख रही है लेकिन वो वाला क्वेश्चन नहीं दिख रहा। कौन सा क्वेश्चन? जो आप बता अरे वो आप बता रहे हैं, बिहार सोच रहे हैं क्वेश्चन कोई होगा। आप बता रहे हैं, वो कोसी सोच रहे नहीं है, इसी क्वेश्चन में कोई कोसी होगा। देखो, कोसी लिखा हुआ है यहाँ पे, ये हाँ हम बता हाँ। रहे हैं। कहीं बाहरी अच्छा अच्छा। क्वेश्चन नहीं, इसी में बता रहे हैं हम। अगले प्रश्न पे आ जाइए। वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर का त्याग किया था, कौन सा था वो? बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, अन्य? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने अंत में क्या, कौन सा धर्म स्वीकार किया था? अंत में उसने जो है जैन धर्म स्वीकार कर दिया था, भद्रबाहु के निर्देश में आकर के जैन धर्म स्वीकार करता। और संलेखना विजय से प्राण त्याग किया था। हाँ, और एक चंद्रगुप्ती, इसमें चंद्रगुप्त गिरी करके है, कर्नाटक में जगह है, जहाँ पर भारत का सबसे ऊंचा झरना, नाम बताइए क्या नाम है उसका? गरसोपा। गरसोपा। चार जो उसके सहायक सहायक झरने भी उसके हैं, जैसे श्रवण है कुछ करके, इसमें चार नाम उसके हैं, चारों मिलाकर बनते हैं। कर्नाटक में है। नदी का नाम उसी को बताओ। नदी कौन सी नदी पर है वो? गरसोपा जलप्रपात। उसी को तो जोग जलप्रपात ही बोलते हैं ना। हाँ हाँ, जोग महात्मा गांधी जलप्रपात, जोग जलप्रपात उसी का नाम है, गरसोपा भी उसी का नाम है। तो नदी का नाम बताओ, किस नदी पर है ये झरना?
किसी को नहीं पता है, सब लोग अपन लोग गायब करते चले जा रहे हो दिमाग से। खाली 5 महीना 6 महीना तुम लोग सोए हो लग रहा है। नदी का नाम है शरावती। शरावती नदी। शरावती नदी है, और वहीं पर पहले सबसे बड़ी गोमतेश्वर की मूर्ति थी वहीं पर, गोमतेश्वर मुनि की। लेकिन वर्तमान में आपका जो गुजरात की मूर्ति बन गई है, क्या नाम उनका है, यूनिटी ऑफ, सिंबल ऑफ यूनिटी, सरदार इनका वल्लभ भाई है। पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति सबसे ऊंची हो गई। इसके पहले मूर्ति सबसे ऊंची आपकी गोमतेश्वर की ही थी, वो भी यहीं पर थी आपके चंदगिरी पहाड़ी पर, कर्नाटक में। तो ये जो है जानना आपको ये है कि मतलब चंद्रगुप्त था जो मौर्य वंश का प्रथम शासक था, उसने ही जो है जैन धर्म के रूप में, जो जैन जैन उपवास के रूप में उसने अपना शरीर, उपवास शरीर, वो शरीर त्यागा था अपना। अशोक के बारे में सबको पता। आगे प्रश्न पढ़ते हैं हमें। अगला प्रश्न है आपके मध्यकालीन इतिहास से है। मध्यकालीन क्या आपका, हाँ मध्यकालीन मानिए आप। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किसके मध्य लड़ा गया था? तो बताए कब लड़ा गया था? मोहम्मद गौरी और जय सिंह। तो बताए भाई, तराइन का प्रथम युद्ध किसके किसके मध्य लड़ा गया था? नहीं यार। अभी लोगों का माइक ऑफ है, क्या बात है? पारुल, संगीता, सोनी, डीके मौर्य, अजीत, सुनील जी अपना, सुनील जी माइक अपना ऑन करिए, कम से कम कुछ बताते रहिए, कुछ चर्चा में भाग करिए। बताइए भाई, प्रथम युद्ध कब हुआ था? मोहम्मद गौरी जय सिंह। तराइन का प्रथम युद्ध जो है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। मोहम्मद गौरी हार गया था उसमें। 1 साल बाद पुनः आक्रमण करता है, तराइन का द्वितीय युद्ध होता है इसमें 1192 ईस्वी। वहां पर जो है मोहम्मद पृथ्वीराज चौहान हारता है, मोहम्मद गौरी जीतता है। वहीं से जो है गुलाम वंश की या सल्तनत काल की नींव पड़ती है वहीं से। पृथ्वीराज चौहान ना लिखकर पृथ्वीराज तृतीय लिखा है यहाँ पे। और आप लोग जानते हैं कि एक संयोगिता स्वयंवर, जय सिंह का नाम आता है इतिहास में, जय सिंह का नाम एक आता है, पृथ्वीराज चौहान का नाम आता है, चंद्रबरदाई का नाम आता है। भारत का प्रथम उपन्यास, खड़ी बोली का प्रथम उपन्यास का नाम बताइए। जय संहिता। खड़ी बोली के प्रथम उपन्यास जय संहिता है। ये तो महाभारत। महाभारत का नाम, महाभारत का नाम जय संहिता है। इसमें बता जानना आपको ये है, जैसे चंद्रबरदाई ने कौन पुस्तक लिखी है? पृथ्वीराज रासु। पृथ्वीराज रासो लिखा उसने। वहां पर प्रथम इतिहास के बारे में जानकारी जो मिलती है हमें है मोहम्मद गौरी और उसके संघर्ष की लड़ाई जो मिलती है, राधा अलाउद्दौला की कहानी का भी थोड़ा सा उल्लेख यहाँ मिलता है पृथ्वीराज क्या नाम है चंद्रबरदाई वाले पार्ट में। और मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच ही प्रथम युद्ध हुआ। द्वितीय युद्ध में, प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी हारा था, और पुनः 1 साल बाद पुनः आक्रमण करता है वो 1192 में। उसको तराइन का द्वितीय युद्ध कहते हैं। वहां पर कौन हारा था? वहां पर पृथ्वीराज चौहान हारा था, और भारत में क्या बोलते हैं, गुलाम वंश की नींव पड़ी थी। तो प्रथम द्वितीय युद्ध जो है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। चलिए अगला प्रश्न पे आ जाइए। अभी मैंने एक नाम लिया था चंद्रबरदाई का, और पृथ्वीराज रासो लिखा उसने। इसको छंदों का अजायब घर कहते हैं। हिंदी में अगर पढ़ोगे आप लोग, छंदों का अजायब घर कहते हैं। और शायद हिंदी का प्रथम कुछ है, प्रथम उपन्यास है या कुछ है, कुछ का और भी नाम इसके हैं। तो हम प्रथम महाकाव्य हिंदी का है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। और इसको छंदों का अजायब घर भी कहते हैं। एक पुस्तक और है जिसको लिखा है रामचंद्रिका। रामचंद्रिका किसने लिखा है? केशवदास। केशवदास ने। उसको भी छंदों का अजायब घर कहते हैं। कठिन काव्य का प्रेत के नाम से प्रसिद्ध है वो। तो दोनों पुस्तकों को छंदों का अजायब घर कहते हैं। मतलब बहुत सारे छंदों का इस्तेमाल इसमें हुआ है, दोनों में हुआ है।
तो आ जाइए अगले प्रश्न पे आ जाइए। देखिए वही आ गया पुनः प्रश्न, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? ये आपके मध्यकाल से है, मुगल पीरियड। बताइए बैरम खां और हेमू। कब हुई थी? पहली वाली लड़ाई कब हुई थी पानीपत की? 1526। किसके किसके बीच हुई थी? बैरम खां और हेमू। बताइए कोई भाई, और कोई बताए। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? कब हुआ था? 1526 तो सही है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। सर इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। हाँ, द्वितीय युद्ध जो है बैरम खां, देखिए बैगम लिखा हुआ, प्रथम बैरम खां वाला। नाम है ये प्रथम वाला। दूसरा जो यहाँ लिखा बैगम लिखा, बैरम खां नाम है उसका। बैरम खां और हेमू, मतलब बैरम खां जो था अकबर का संरक्षक था। तो अकबर भी कहीं मिलेगा, कहीं कहीं आपको हेम, कहीं कहीं आपको बैरम खां मिलेगा, दोनों नाम मिलते हैं आपका। उसमें अकबर उसमें थोड़ा सा नाबालिग था, इसलिए मुख्य रूप से पूरा जिम्मेदारी किसकी थी? बैरम खां की थी। और बैरम खां और हेमू के बीच हुआ था द्वितीय युद्ध हुआ। तृतीय युद्ध बताइए कब हुआ था? महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। क्या? पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? ये तीनों बड़े इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बार बार आते हैं। मुझे तृतीय युद्ध सही से याद नहीं है, 17 का शायद डेट है, 1917 है कि 1817 है। बच्चे शोर मत करो। ये तीनों तीनों युद्ध जो है इंपॉर्टेंट हैं। और तृतीय युद्ध में लग रहा है कि शिवाजी और क्या नाम नहीं, तृतीय युद्ध जो हुआ था मराठों में हुआ था, अंग्रेजों के बीच हुआ था। मराठों अंग्रेजों के बीच तृतीय युद्ध हुआ था। अब ये मुझे इसकी डेट सही से नहीं याद है कब हुआ था ये। बहुत चलिए अगला चूतिया। प्रश्न आ जाइए। और देखिए एक शब्द यहाँ पे और आया हुआ है, भी महत्वपूर्ण है। अकबर और रावण का युद्ध हुआ था हल्दी घाटी। सही भाई, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? नहीं याद है? शायद 76 का डेट है, 1576 शायद है ये। तो देखिएगा बढ़िया से। आ जाइए इधर। संस्कृत भाषा में वर्ड कितने प्रकार के हैं? वर्ड कितने होते हैं? 1 2 3 4। सर ग्राम क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? नहीं, वर्ण। देखिए पहला वाला सही है, बैरम खां ये शब्द लिखा हुआ है, बैरम खां और हेमू, पहला वाला। पानीपत की दूसरी सर पानीपत का दूसरा जो युद्ध था हाँ सर वो अकबर और हेमू के बीच हुआ था। वही तो बताया मैंने आपको। बैरम और खां इसमें उसका उसका सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए, ध्यान दीजिए। बैरम खां जी संरक्षक था अकबर का। बैरम खां जो था अकबर का संरक्षक था। तो उसमें अकबर नाबालिग था, बताया मैंने, जिस पर मैंने चर्चा किया भी आप लोगों, अकबर नाबालिग था उसमें। तो दोनों नाम मिल सकता है आपको, अकबर भी मिल सकता है यहाँ पे, बैरम खां भी मिल सकता है। इसलिए पहला वाला यहाँ पे सही ऑप्शन है। अकबर का नाम यहाँ तो कहीं लिखा नहीं है, जी तो इसलिए अकबर का थोड़ा सा बैरम खां लिखा, बैगम लिख दिया गया है, बैगम हो गया है। तो लेकिन बैरम खां नाम सर। इसका है, बैरम खां और सर हेमू लिखने में सर ये जो थोड़ा है। हेमू है इसका पूरा नाम क्या है? तो कोई इसका पूरा नाम नहीं याद में है, अब हमें लग रहा है कोई ये जो है कि व्यापारी था या कोई शासक, हिंदू शासक कोई था ये, लेकिन उसमें कंफर्म नहीं है मैं सर कौन इसका सा पूरा नाम। पढ़े थे एक बार इसका कोई विक्रमादित्य मतलब इसके पर हेमू और कुछ और है तब विक्रमादित्य है इसका नाम है। हो सकता है उपाधि लिया इसने हो, बहुत जी सारे लोग उपाधि ले लेते हैं। अकबर की भी कई सारी उपाधियां हैं, जैसे अकबर जलालुद्दीन अकबर कहते हैं इसको, है जलालुद्दीन, बाद में उपाधि मिली थी इसको। जलालुद्दीन अकबर के नाम से प्रसिद्ध है ये। और बहुत सारे नाम हैं लोगों के। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, संस्कृत में वर्ड कितने प्रकार के हैं? कितने वर्ड संस्कृत में होते हैं? वर्ड कितने प्रकार के होते हैं? 1 2 3 4, क्या सही करेंगे? 3। 3, कौन कौन से 3 होते हैं बताइए?
तो तीन दीर्घ कौन कौन से हैं? तो दीर्घ देखिए, जितनी प्रकार की संधियां हो उतने प्रकार के वर्ड होते हैं। संधि कितने प्रकार की होती हैं? मुख्य 3 5 संधि कितने प्रकार की होती हैं? 3 मुख्य रूप से। वही 3 प्रकार की होती हैं। 3 प्रकार के वर्ड भी होते हैं, जैसे स्वर, व्यंजन और विसर्ग। अच्छा स्वर, व्यंजन और विसर्ग 3 प्रकार के वर्ड, 3 प्रकार के आपके। इसे क्या हुआ कि स्वर आपके हो गए पहले, वावेल। संस्कृत में कितने 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 हैं स्वर? क्या सही कितने स्वर हैं? 9 है। 9 है। और लिखा कितना है? 9 ही लिखित रूप में है। हाँ नहीं 13 है लिखा, 9 मतलब 9 मान्यता में 13 उसमें है। इसे अयुड रिलिक अयोग, अयुड रिलिक अक कितने हैं? 3 एक 13 है, 9 एक 13। 9 है, 13 भी है लिखा गया। कैसे हिंदी में 13 है माना जाता है 11, उसी तरह से उसमें भी। ये बताइए प्रत्याहार में कितने हैं? क्या? प्रत्याहार में कितने स्वर हैं? 9 है प्रत्याहार। प्रत्याहार में 9 है तो 9 मानिए। 9 13 भी सही है आपका जवाब, 13 भी सही, लेकिन 9 ही मुख्य रूप से जो प्रत्याहार में आपके जो है 9 ही है, तो 9 ही मानिए वहां से। बाकी 13 भी सही है। तो इस प्रश्नावली के हिसाब से आप उसका जवाब देना। प्रश्न किस तरह के आपके आ रहे हैं उसी हिसाब से जवाब देना उसका है। अगर मान लीजिए पूछ लिया कि प्रत्याहार में कितने हैं तो वहाँ पे 9 लिखना आपको है। चलिए आ जाइए, बताओ स्वर क्या व्यंजन कितने हैं संस्कृत में? 33 हाँ 33 हैं। और विसर्ग कितने हैं? विसर्ग के 4 हैं, मतलब उसमें अयोग्यवाह विसर्ग तो 2 ही होते हैं। चलिए ठीक है, बाद के आपके मतलब। अयोगवाह और बाकी। हाँ, अयोगवाह वर्ड हाँ आपके 4 हैं। अयोगवाह 4 हैं। हाँ तो उसी में विसर्ग भी आता हाँ, विसर्ग अलग है, अयोगवाह अलग आपका। अयोगवाह 4 हैं आपके, विसर्ग आपके विसर्ग तो नहीं। एक ही है फिर आप। हाँ बताइए। चलिए ठीक। अनुनासिक और चलिए ठीक है। मुख्य रूप से देखिए यहाँ पे जो आपको समझना है, यहाँ प्रश्नावली जो आपकी यहाँ पे 3 सही करना आपको है। 3 आप यहाँ पे सही करेंगे। चलिए अगला प्रश्न आपका आ ही गया हो कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर कितने हैं? 5, 10, 33, 13। 13 अब देखिए यहाँ 9 नहीं दिया तो आपको 13 पे ही टिक करना आपको यहाँ पे। 9 यहाँ ऑप्शन नहीं है। 9 होता तब आप सोचते कि 9 करें 13 करें, तो आपको यहाँ पे 13 पे ही टिक करना आपको यहाँ पे। 13 ही सही ऑप्शन है यहाँ पे। संस्कृत भाषा में व्यंजन वर्ड कितने होते हैं? अभी आपको जवाब मिला था 33 33 होते हैं, सही है। बालक शब्द कौन सा पुरुष है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष, कोई नहीं। प्रथम पुरुष। पुरुष को पहचानिए। बालका बालको बालका। देखिए ध्यान देना इसमें, आपको इतना केवल ध्यान देना, इससे मैं शब्द है, मैं उत्तम पुरुष में आता है, तुम जो है मध्यम पुरुष में आता है, बाकी जो बच गए जो भी बच गए इसमें सब प्रथम पुरुष में आते हैं। कुछ और ध्यान देने की आवश्यकता नहीं। अहम शब्द अगर है, अहम आवाम वयम है, उत्तम पुरुष रहेगा। तम युवाम यूयम है तो आपका मध्यम पुरुष रहेगा। बाकी इसके बाद जो कुछ बच गया सब के सब किसमें आते हैं? बाकी सारी चीजें आपकी प्रथम पुरुष में आपके आती हैं। इसको बहुत बहुत ज्यादा इतना समझ में आना ही चाहिए। अगले प्रश्न पे आ जाइए। अगला प्रश्न आपका है गजा, खाली जगह अभी छूटी हुई है। कक्षा 3 का प्रश्न है ये नहीं आएगा तो मान लेंगे आप लोगों को संस्कृत नहीं आती है। गजा चलत ही चलता है, क्या सही करेंगे? चला में क्या भरेंगे इसमें? चलत। और कोई बताए भाई? और कोई बताए? सही जवाब है चलत शब्द, जवाब सही है कि चलंत सही है कि चलता है? चला में क्या सही करेंगे?
कक्षा 3 कक्षा 2 का प्रश्न है ये, तो उसी किताब से हमने इसको उठाया है। कोई बता दे, और कुछ और लोग जुड़े हुए हैं, कोई नहीं जुड़ा नहीं है? गजा चलंती सर। गजा चलंती। चलिए जवाब आपका सही है। अभी कैसे सही किया आपने, कैसे, क्या बताओ, क्या पकड़ा आपने, कमेंट लगाया यहाँ पे? सर संस्कृत मुझे जानकारी ज्यादा नहीं है, लेकिन हम पढ़े थे कहीं। नहीं, चलंती पढ़ने होता वाली बात गजा। नहीं है। देखिए यहाँ पे है, बता रहा हूँ, इसे गज का रूप चलाएंगे जब आप, गज, गजे, गजा, इसे बालक, बालके, बालका, इसे गज शब्द भी आपका पुल्लिंग है और अकारांत है। तो अगर बालक का रूप अगर आपको याद है, गज, गज का भी रूप आपको याद हो गया, कुछ नहीं करना है। बालक की तरह गज होता है, इसे आपका सिंह हुआ, सस्के हुआ, बालका हुआ। ये सारे शब्द क्या आपके हैं? अकारांत, अकार छोटा है, अकारांत पुल्लिंग है। तो गजे शब्द आपका, गजे, गजे, कौन गजा, सा कर रहे गजा हैं? बहुवचन है आपका यहाँ पे। मोबाइल साइलेंट कर लीजिए। गजा शब्द यहाँ बहुवचन है, तो क्रिया क्या लगेगी? क्रिया यहाँ बहुवचन के ही लगेगी। इसे चलती, चलता है, चलंती, चलती एक वचन है, चलता है दो वचन है, चलंती क्या है? बहुवचन यहाँ पे है। क्रिया आपकी क्या, कर्ता आपका क्या है? बहुवचन यहाँ पे, तो क्रिया भी क्या लगेगी? बहुवचन की लगेगी। तो क्या लगेगा? चलंती शब्द लगेगा। गजा है, चलंती। अगले पे आ जाइए, अगले पे आ जाइए, 17 नंबर। देखिए आपको 3 से शायद है, 3 या 4 से है। अश्व धावती, यहाँ धावती शब्द जो लिखा है यहाँ पे, अश्व धावत लिखा हुआ है, कह रहा है उचित सर्वनाम कौन सा यहाँ पे अश्व के लिए? सा है, स है, तौ हती है, क्या सही करेंगे? अश्व के लिए क्या लगाएंगे आप? हैं? कौन सा ABC कौन सही करेंगे? बी वाला। बी वाला। सही कैसे लगाया आपने, कैसे पकड़ा? जवाब सही आपका है, कैसे मालूम पड़ा आपको सही लगेगा यहाँ पे? ये जैसे पुल्लिंग है, अब ऊपर वाला स्त्रीलिंग के लिए लगता है। हाँ देखिए, ध्यान देना आपको, ये कि भी अश्व भी पुल्लिंग है, एक वचन है, और सह भी क्या है? पुल्लिंग है, एक वचन है। तो इसके सह के लिए क्या लगाएंगे आप? सर्वनाम क्या लगाएंगे? अश्व के लिए आप जो सह का प्रयोग करेंगे। अगर मान लीजिए स्त्री कोई होती है यहाँ पे, अश्व की जगह पे बालिका होती, वहां पे तब क्या लगाते हैं आप? तो वहां पे आप सा लगाते हैं। अगर वहीं पे 2 लोग होते अभी है, अभी मान लीजिए अश्व होता है यहाँ पे, अश्व, तब धावत की जगह पे धावते होगा, तब यहाँ पे आप तव लगाते हैं। अगर अश्व, क्या नाम है, अश्व, अश्वा है, तब यहाँ पे क्या लगाते हैं आप? प्रत्यय लगाते हैं। ये कुछ चीजें आपको जो है, जो व्याकरण आपके संस्कृत को, उसको पढ़ेंगे समझ में आपको आएगा। अगला पे आ जाइए, 18 नंबर प्रश्न पे आ जाइए। ये प्रश्न आपके ज्योग्राफी से है। पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, किसके कारण होते हैं? दैनिक गतिविधि। जी सर, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 सही है। दैनिक गति क्या होती है, कितने टाइम में होती है, टाइमिंग क्या उसकी है? 24 घंटे। 24 घंटा पूरा होता है? कुछ कम होता है? 24 घंटा पूरा होता है, कुछ कम होता है? आवाज कहाँ से आ रही है भाई? अभी बच्चे कहाँ जाग रहे हैं अभी तक है? ज्यादा होते कम होता हो 24 घंटे से कुछ? कुछ कम होती। चलिए तो देखिएगा उसको सही से, थोड़ा सा कम है उसमें। और जो आपका दिन और रात हो गया, मौसम परिवर्तन जो होता है, ऋतु परिवर्तन जो होता है, बताओ किसके कारण होता है, क्या कारण उसका है? ऋतु परिवर्तन। कौन सी गति उसके लिए है? वार्षिक गति। 365 दिन धरती चक्कर जो मारती है पृथ्वी का, इसी कारण क्या होता है? इसके कारण आपकी ऋतुएं चेंज होती है, ऋतुएं बदलती हैं इसके कारण। और दैनिक गति कारण आपका दिन और रात होता है।
ठीक है। ये बताइए, महीने का निर्धारण किसकी गति पर होता है? महीने का निर्धारण किसकी गति पर होता है? सूर्य चंद्रमा की हाँ, चंद्रमा, बिल्कुल जवाब सही आपका है। चंद्रमा को उर्दू में माह कहते हैं। माह, मेहर, माह माने जानते हैं आप लोग हैं? ऐसे बहुत उर्दू में शब्दावली अगर आप पढ़ेंगे, जो बहुत सारे गजल शेर शायरी मिलेंगे आपको, तो वहाँ माह शब्द आता है। माह माने चंद्रमा होता है, और उसी का सीधे सीधे हिंदी में आ गया है माह। मतलब माह को जो है चंद्रमा, मेहर को सूरज कहते हैं। मेहर को सूरज और माह को चंद्रमा। तो इस तरह से जो माह शब्द उठा करके आया, और हिंदी जो आपके महीना का जो निर्धारण होता है वो चंद्रमा की गति को लेकर होता है। चंद्रमा जो एक 27 दिन में चक्कर मारती है, उसी को लेकर तो आपका 28 दिन का, 27 दिन कुछ में चक्कर मारती जो है। अक्सर आप देखते हैं मोबाइल वाले 28 दिन का महीना मानते हैं। और जो आपका क्या बोलते हैं, जब आपका जो वर्ष बनता है, जो साल होती है आपकी 365 दिन की होती है, वो पृथ्वी की गति को लेकर या सूरज को लेकर होती है। चलिए अगला प्रश्न पे आ जाइए आप। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, पृथ्वी, यूरेनस, शुक्र। बृहस्पति। प्रश्न बहुत आसान है। इसका इंग्लिश में क्या नाम है बृहस्पति का? क्या? तो क्या बोलते हैं? बृहस्पति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कभी कभी परीक्षा में प्रश्न सीधे इंग्लिश देता है, हिंदी देगा ही नहीं, तो वहां फंस जाएंगे आप। इसमें अक्सर देख रहा हूँ मैं, परीक्षा में प्रश्न इस तरह के जो आ रहे हैं इंग्लिश में आ रहे हैं। इसे मार्स का नाम इंग्लिश में दे देगा, पृथ्वी का नाम इंग्लिश में दे देगा, तो वहां पे थोड़ा सा पता आपको नहीं होता, तो वहां फंस जाते हैं। जाता प्रश्न आपको चला जाता है। बृहस्पति का नाम जुपिटर है शायद, क्या नाम है? नेपच्यून सर। नेपच्यून एक जुपिटर है, क्या नाम उसका? बृहस्पति जुपिटर है। जुपिटर नाम है। पृथ्वी का नाम तो सबका है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका अर्थ है। यूरेनस का नाम यूरेनस ही है। शुक्र का नाम क्या है बताइए? विनस। हाँ, एक चीज याद रखिएगा, शुक्र को प्रेम का देवता कहा जाता है, और यूरोपियन देश वीनस के रूप में इसकी जो पूजा करते हैं। वीनस माने होता है प्रेम की देवी। शुक्र की पूजा जो है यूरोपियन देशों में प्रेम या प्रेम के देवता या देवी के रूप में इसकी होती है। वीनस, वीनस नाम वहाँ पे इसका है। तो वही नाम, चूंकि ये सब नामकरण करने वाले अंग्रेज ही थे, तो वहाँ पे वीनस नाम इसका शुक्र का है। और सबसे गर्म देवता जानते हैं आप हैं, सबसे गर्म है ये शुक्र। अगले पे आ जाइए। पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? तांबा जस्ता, निकेल तांबा, लोहा जस्ता, लोहा और निकेल। नाम बताइए। निकेल और तावा सर। किसके घर के बच्चे हैं भाई, अभी तो झगड़ा कर रहे हैं? तो नींद नहीं लग रही है। देखिए इसमें ऑप्शन आपका जो होगा, अगर इसको जो निर्धारण पता होगा इसकी सियाल सीमा निफे, तो गलती नहीं करेगा यहाँ पे। जो वर्गीकरण किया गया है, सार क्या नाम, सार्स या क्या नाम था उसने किया, जो है श्लेष, सियाल सीमा और निफे। सबसे निचला भाग आपका निफे का है। निफे माने क्या होता है? निकेल और फेरियम माने लोहा, फेरस माने लोहा होता है। तो निकेल और लोहा, मतलब डी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है। मतलब आपका डी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है, लोहा और निकेल। अगला है, मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, प्रथम देश कौन सा है? फ्रांस, रूस संघ, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका। कनाडा। शायद रूसी संघ है। बी वाला ऑप्शन सही यहाँ पे है। बी है। कहाँ से आवाज आ रही? कुसुम आपके यहाँ से आ रही है क्या? नहीं, हमारे यहाँ कहाँ से? अजीत के यहाँ से आ रही है आवाज? किसके यहाँ से आवाज आ रही है? मेरे यहाँ से आ रही है आवाज, बच्चे चले गए हैं। नहीं चलिए ठीक है।
तो ये अभी तक झगड़ लड़ रहे लोग हैं, नींद नहीं आ रही क्या इन लोगों को। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, तो इसका जवाब आपका रूसी संघ हो जाएगा। 22वां प्रश्न आपका है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डिकेन एजुकेशन सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना हुई थी, किसने किया था इसकी? जवाहरलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक, व्योमेश चंद्र बनर्जी। तिलक हमें लग रहा है कि ये थे इसकी। देखता हूँ जवाब क्या इसका है। तिलक ने किया, इसकी स्थापना किया है। अगला प्रश्न आपका है, भारत भारतीयों के लिए है, ये नारा किस संस्था ने दिया था? आर्य समाज। चलिए इसके पहले प्रश्न शायद आया था ये। अगला आ जाइए। ये तो आर्य विंध्याचल समाज और सरस्वती है, लेकिन हाँ हाँ वही उन्होंने ही, उनका ही नारा था ये, भारत भारतीयों के लिए। विंध्याचल लेकिन और जो सतपुड़ा नेटवर्क इतना पहाड़ियों गड़बड़ के है। बीच, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच होकर बहने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा, सिंधु, कोसी, गोदावरी। क्या सही करेंगे? भारत को दो भागों में नदी बांटती हुई एक तरह से मानिए आप, दो भागों में बंटवारा करती है नदी ये। सिंधु नदी। भारत की जल विभाजन रेखा है ये, नर्मदा। नर्मदा है। नर्मदा यहाँ पे मैंने कहा था दो भागों में बांटती है, तो आप जानते पूर्व से पश्चिम बहती है ये, और लगभग लगभग बंटवारा यही नदी करती है भारत के। अगला प्रश्न पे आ जाइए। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? कावेरी नदी, गंडक, दामोदर, यमुना। नाम पता है? दामोदर। नाम पता है परियोजना उससे का? बाद उस परियोजना का नाम नहीं सोच, लेकिन सबसे पहले वही बनाया गया था। बाढ़ आ जाती थी, नुकसान होता था, आजादी दिवस बना था। नाम तो उसका नहीं याद आ दामोदर नाम सही बिल्कुल है। दामोदर को शायद उड़ीसा का क्या बोलते हैं, शोक कहते हैं। हाँ। आगरा शहर को किसने बसाया था? सिकंदर, अकबर, रहा। बहलोल लोदी, बहलोल शाहजहां। लोदी। चलिए जवाब सही है, बहलोल लोदी ने ही बसाया था इसको। अगला प्रश्न पे आ जाइए। राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ के लिए, कहाँ से, किस संदर्भ से लिए गए हैं? पुराण, जातक, मुंडकोपनिषद, महाभारत। मुंडकोपनिषद। चलिए इसका जवाब बिल्कुल सही है, मुंडक उपनिषद है ये, उसी से सत्यमेव जयते लिया गया है। और जातक कथा के बारे में बताइए, कहाँ से, इसके बारे में क्या चीज जातक कथा के बारे में लिखा हुआ है, क्या चीज के बारे में पढ़ना है? गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानी है इसमें, जातक कथा में। कई बार परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है, तो कोई याद रखिएगा। और पुराणों का बताओ, पुराणों का एकीकरण किसने किया था? कितने पुराण हैं? 12 18 नहीं 18 बताए। 18 पुराण है, पुराणों की संख्या 18 है। और सबसे पुराना पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। चलिए बहुत बढ़िया, मत्स्य पुराण। पुराना पुराण आपका मत्स्य पुराण है, सही जवाब है। देखिए महाभारत यहाँ है, और महाभारत को एक सहस्त्र सांगस्त्री संहिता के नाम से जानते हैं। और शुरुआती नाम इसका पहली बार परीक्षा में पूछा है, जातक क्या नाम इसका? जय संहिता के नाम से शुरुआती नाम था इसका। पहले जय संहिता नाम पड़ा, पुनः जो है कि इस तरह करके चेंज होता गया, अंत महाभारत के नाम से प्रसिद्ध है हुआ है। अगला आपका है, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? गुरुमुखी, ब्राह्मी, देवनागरी, हाइरोग्लाइफिक्स। क्या सही करेंगे? ब्राह्मी। ब्राह्मी। ब्राह्मी लिपि भी है शायद, हाई दोनों वाला, सी डी वाला भी है, ब्राह्मी लिपि भी है इसकी, तो बी वाला ब्राह्मी सही कर लीजिए। यहाँ पे ब्राह्मी लिपि है, और अधिकतम उसके शिलालेख ब्राह्मी लिपि में ही लिखे गए। और प्रथम बार पढ़ने में लाभ के, प्रथम बार पढ़ा कौन था इसको? पढ़ने में प्रथम बार सफलता किसको मिली थी? जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप नहीं सही है, जेम्स प्रिंसेप ने प्रथम बार पढ़ा, और उसी के बाद इतिहास, मौर्य वंश का इतिहास सामने आया, नहीं तो गायब पूरी तरह से कर दिया गया था इसको।
आ जाइए, अगला प्रश्न आपका है। बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? असम, उड़ीसा, बिहार, बंगाल। असम। असम का है, सही है। उड़ीसा को बताओ कौन सा है? एक उड़िया उड़ीसा का उड़ीसी है। ही उड़ती है। उड़िया है क्या? उड़ीसी ऐसे है। उड़ीसा का उड़सी है। चलिए, बिहार का पता है? बिहार का बिहार ऑप्शन मिलेगा बता देंगे, लेकिन उससे नाम नहीं आता। बिहार का बहुत सारे लोक नृत्य हैं। जो उत्सव की बात यहाँ पे बिहार के बहुत सारे, अभी देखिए अभी जो गांव गांव पहुंच रहा है, ये क्या बोलते हैं, इसमें औरतें पानी में घुसती हैं, क्या बोलते हैं उसको, है गन्ना उन्ना छठ। लेकर के। देखिए बिहार का ही है। छठ पूजा छठ। देखिए, बिहार ये बिहार से ही निकला हुआ है प्रदूषण ये, और इसमें गांव में घुसता जा रहा है। बड़े लोग ढोल 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 नगाड़े बजाते हैं, छोटे लोग उसके पीछे दौड़ते हैं। और बंगाल की बात करेंगे, दुर्गा पूजा बंगाल का फेमस है, गणपति उत्सव और दुर्गा पूजा। तो कुछ चीजों गणपति राज्यों का अलग अलग उत्सव है। महाराष्ट्र का है। कौन? अच्छा हाँ, गणपत महोत्सव। हाँ हाँ, गणपत वाला महाराष्ट्र का, सही कह रहे हैं। वहाँ पे उन्होंने स्टार्ट किया था एक तक। अगला देखिए प्रश्न पर, जिसके पहले भी आया था, विवेकानंद रॉक कहाँ पर स्थित है? ये तो तमिलनाडु इस में। पर कहाँ पे है ये? तमिलनाडु में। तमिलनाडु। तमिलनाडु में है, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है यहाँ से, महात्मा गांधी जी को अर्धनंगा फकीर चर्चिल। चर्चिल चर्चिल। का नाम यहाँ पे है। हाँ, ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किससे अधिक प्रभावित थे? बर्नार्ड शॉ, लियो टॉलस्टॉय, कार्ल मार्क्स, और इसमें से कोई नहीं। लियो टॉलस्टॉय। यही सही है। और जब वहां पे साथ गए थे, ये क्या बोलते हैं, अफ्रीका महाद्वीप, जब अफ्रीका गए थे 1905 में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में 1931। नहीं नहीं, 1931 में नहीं। जब अफ्रीका महाद्वीप में इनसे मुलाकात, शायद किताब तो पढ़े थे इनकी जाकर वहाँ पे, तो वहीं पर टॉलस्टॉय क्लब बनाए थे, तो वहीं से ज़्यादा प्रभावित हुए हैं इनसे। कार्ल मार्क्स के बारे में परीक्षा में प्रश्न कई बार पूछा हुआ है। पुस्तक का नाम बताओ, इसके क्या लिखे हैं ये कार्ल मार्क्स? ये आना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है ये। हिटलर। कार्ल मार्क्स पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में कई बार आई हुई है। हिस्टोरिकल। दास कैपिटल नाम इसका है, दास कैपिटल। हाँ, कैपिटल। अगले प्रश्न पे आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? सुवर्णरेखा, सोन, गंडक, कोसी। कोसी। कोसी गंगा की सहायक नदी है। स्वर्ण स्वर्णरेखा हो सकता है, ये वाला ऑप्शन सही है। सोन, गंडक, कोसी तीनों गंगा की सहायक नदियां हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है, कहाँ पे है? बहुत महत्वपूर्ण है। असम में। असम में। असम में और बताइए कौन कौन से हैं अभ्यारण्य? मानस। हाँ, कान्हा भी है। कान्हा असम में नहीं है, कान्हा एमपी में कान्हा है। में। मानस नहीं। हाँ, मानस है। अभी दो नए बने हैं वहाँ पे, असम में दो नए वहाँ पे बने हैं। परीक्षा में वहाँ पे प्रसिद्ध टच कर सकता है। जो दो नए जो बने, उनका नाम मुझे नहीं याद है, इस बार चर्चा में हुई थी इस पर पहले। असम में दो नए बने हुए हैं। इसका देखिए सूत्र था, असम के क्या नाम है, एक भले मानस को, असम के एक काजी ने एक भले मानस को गर्म पानी पिलाकर मार डाला। तो असम है, वहाँ पे असम का एक भला क्या मानस है, एक काजीरंगा है, और एक जल्दपारा है,
और एक गर्म पानी भी वहाँ अभ्यारण्य, 2 अभ्यारण्य अभी नए उसको मिले हैं और परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, उसको देखिएगा क्या है, कौन कौन से हैं। इसमें 7 अभ्यारण्य आपके हैं, राष्ट्रीय पार्क 7 हैं उसमें आपके असम में, इस समय नहीं, असम में नहीं है, असम में 7 हैं। और असम में ही है सर। खास क्या हुआ? जी सर सही है, ठीक है। और साथ में जो एक सींग वाला गैड़ा को लेकर प्रश्न जो करता है, जिस पर चर्चा आप काजीरंगा को लेकर कर रहे हैं, एक सींग वाला गैड़ा पूछता कहाँ पर मुख्य रूप से मिलता है? असम में। काजीरंगा ही है, वो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क ही है जिसमें जो एक सींग वाला गैड़ा मुख्य रूप से मिलता है, तो उसी के लिए उसका शिकार होता है। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक, तो पहले से भी प्रश्न आया था भाई। नहीं। धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? सख्त मिट्टी, काली मिट्टी, दोमट, लाल, क्या सही करेंगे? दोमट मिट्टी, दोमट मिट्टी। दोमट है, दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है। और काली मिट्टी का नाम जो यहाँ पे आया हुआ है, खास करके कपास की मिट्टी और बाजरे की मिट्टी है ये। गुजरात और एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र, कुछ एमपी, कुछ क्षेत्रों में काली मिट्टी खासकर मिलती है। और जानिएगा कि ये ज्वालामुखी उद्गार से बनी हुई मिट्टी है। काली मिट्टी का निर्माण जो हुआ है ज्वालामुखी उद्गार से हुआ है। और लाल मिट्टी जो है यहाँ पे ऑप्शन ए, शायद ईंट की मिट्टी कहते हैं इसको, है। और इसमें शायद ये, चलिए छोड़िए उसको। कौन से भारतीय शहर हैवी इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित है? नागपुर, रायपुर, भोपाल, लखनऊ। मतलब बड़े बड़े कारखाने यहाँ पे बने हुए हैं, बड़े बड़े वाहनों के लिए, बड़े बड़े बाकी व्यवस्थाएं यहाँ पे। भोपाल में। और लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पर है इंडिया का? आपको यूपी बताइए कहाँ, यूपी में कहाँ पर है ये, जो जहाँ पे रेल का इंजन बनता है? बनारस में है ये, याद रखिएगा इसको, परीक्षा में कहा कभी पूछा इसको है। निम्नलिखित में से कहाँ है, उल्टा पलटा हो जा रहा है ये। चलिए अगला प्रश्न आपका है, पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? परीक्षा में प्रश्न कई बार आया हुआ है, बताइए। 4 जुलाई। दो कंडीशन होती है, उपभू और अपभू की, उपसौर और अपसौर की। बताइए 4 जुलाई किसकी कंडीशन है ये, उपसौर की अपसौर? उपसौर है कपसौर है, क्या है, उपसौर है कपसौर? 4 जुलाई अपसौर, मतलब अप का मतलब होता है दूरी, सही है। उप का मतलब नजदीक, इसे भी उपगंगम, गंगा के समीप। उपनयन, गुरु के समीप, मतलब उप का मतलब होता है समीप, सीधे इसका उल्टा अप होता है। उप का उल्टा अप का मतलब दूरी हो। तो सबसे अधिकतम दूरी हमारी कब होती है? 4 जुलाई को होती है। ये अपसौर की कंडीशन है। 3 जनवरी का डेट है, 3 जनवरी ठंडी जब पड़ती है आपकी, क्या होती है? उपसौर। 3 जनवरी को उपसौर होता है। तो उपसौर की सबसे न्यूनतम दूरी वहां पे होती है सूरज पृथ्वी के बीच में। और एक चीज और याद रखिएगा, उपसौर जो अपसौर लिखा हुआ है, सौर का मतलब होता है सूरज, सूरज के समीप, सूरज से दूर। तो कौन दूर हो रहा है? पृथ्वी हो रही है। उपसौर सूरज के समीप, कौन समीप है? पृथ्वी है। अपसौर सूरज से दूर, कौन दूर है? पृथ्वी है। तो ये चीज दिमाग में रखिएगा और शब्दावली याद रहेगी तो गलती नहीं होगी यहाँ से, नहीं तो उपसौर अपसौर में गलती हो जाएंगे। अगला में आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की, बार बार प्रश्न ये, पता नहीं कैसे आ जाएगा। अच्छा गलती यहाँ से हो रही है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? ऋग्वेद। किसी को मंत्र याद है? ऋग्वेद। ओम भूर्भुवः स्वः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं से, पता नहीं भगो भेद दिव्य भव, किसी को देवस्य याद है? सुना धीमहि। दीजिए मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो ये संस्कृत का मंत्र है ऋग्वेद का, और बड़े चाव से लोग पढ़ते हैं इसको हैं।
अब मतलब क्या है, समझ में कम लोगों को आता है, लेकिन पढ़ते बड़े मन से लोग हैं, कहते हैं शक्ति मिलती है। खाना पीना छोड़कर 2-4 दिन मंत्र पढ़िए, देखिए कितनी एनर्जी मिलती है इससे। चलिए अगला प्रश्न आप आ जाइए। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? 28 फरवरी। 28 किसका जन्मदिन है? 28 फरवरी। किसका जन्मदिन है ये? सीवी रमन। सीवी रामन। किस पर खोज किए थे सीवी रमन? रमन प्रभाव, इनका हाँ, नोबेल रमन। पुरस्कार मिला था इनको इसी पे। ये जो आपका कलर कलर जो होता है, जो स्पेक्ट्रम जो होता है, इसी पर कुछ खोज थी इनकी, रमन प्रभाव जो है, कि इस पर थी कि किसी और पर थी खोज इनकी, रमन प्रभाव की? क्या अजीत पता, हमें बताओ किस पर खोज हुई थी इनकी? रमन प्रभाव तो है, नोबेल पाए थे, लेकिन किस पर खोज किए थे ये? रमन इफेक्ट पे मनाया जाता है। रमन प्रभाव जो है उसी पे मनाया जाता है, और इन्हीं के जन्मदिन पर मनाया जाता है, सीवी रमन पे, नहीं, 28 किस पर फरवरी को। खोज किए थे, किस पर खोज किए थे, किस चीज पर ये? स्पेक्ट्रम है, कोई चीज और है? शायद कलर को लेकर ही खोज इनकी कुछ थी इस पे। चलिए ठीक है, उसको देखिएगा। राष्ट्रीय खेल दिवस, अभी जल्दी में ही इसको कोई 29 मौर्यवंश अगस्त। के जो है कि मौर्यवंश के शौर्य हैं ये, नाम बताइए। कौन सा वो दिवस है ये? 29 अगस्त। कौन है? कब? कौन? हॉकी वाले हैं, डंडा ले घूमते जाते हैं। हाँ, वो नाम उनका मेजर ध्यानचंद। इलाहाबाद के हैं ये, इलाहाबाद में घर मेजर इनका, अभी भी इनके मेजर मेजर ध्यानचंद ध्यान। नाम है, हॉकी के जादूगर के नाम से प्रसिद्ध हैं। 29 अगस्त को इनका जन्मदिन है। अभी जल्दी में ही एक पुरस्कार इनके नाम से दिया गया, क्या कौन सा पुरस्कार था? उसको पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया है। अभी जल्दी में नाम बदला गया उसका है, पुरस्कार का नाम ही मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया उसका। चलिए देखिए, कुछ आप लोग भी याद किया करिए। अगले पे आ जाइए। कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? 2 दिसंबर। 2 दिसंबर है, देख लीजिए जवाब इसका। चलिए सही जवाब आपका है 2 दिसंबर। अगले प्रश्न पे आ जाइए। हिंदी दिवस पता सबको होना चाहिए, हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर। क्यों मनाते हैं? क्योंकि इसी दिन राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था इसको, हिंदी को। हाँ। अब डेट नहीं इसका याद है कि 48 में हुआ है, कि शायद 48 में, 1948 में शायद हुआ था ये, राष्ट्रभाषा घोषित हुई थी। आगरा में हिंदी शोध संस्थान आपका है, भी जानिएगा। और 1948 का डेट शायद है ये। ये कहाँ से कहाँ तक उल्लेख है संविधान में आपके हिंदी के बारे में? किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक? 343 अनुच्छेद 51 से 343 से 51-52 कहाँ तक है? 51 से 43। 43 कम है कि 51 कम है? नहीं, 2 से 343 है। ऐसे याद करेंगे तो काम हो जाएगा। कोई बताए और, कोई और बोले इसका 343। जवाब दे। हिंदी हिंदी के बारे में उल्लेख संविधान में कहाँ से कहाँ तक किया गया है? 51 से 343। 343 से लेकर 351 तक हिंदी भाषा के बारे में उल्लेख है। 343 में लिपि और हिंदी भाषा के बारे में वर्णन है। भारत की भाषा हिंदी होगी और इसकी लिपि देवनागरी होगी। इसका उल्लेख 343वें अनुच्छेद में परीक्षा में कई बार पूछा है कि लिपि के बारे में उल्लेख जो है देवनागरी के बारे में कहाँ पर किया, किस अनुच्छेद में है, या भारत की 343। राष्ट्रभाषा के बारे में उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो यहाँ पे 343 है, सबसे महत्वपूर्ण जो आपका है। इसके बाद जो है इसके बारे में इसका विस्तार कैसे कैसे होगा, कौन कौन सी भाषाएं कैसे क्या करेंगे, तो पूरा 351 तक इसमें जो उल्लेख मिलता है।
हिंदी भाषा के बारे में? 343 से 351। 351 तक। तो पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक इसमें है हिंदी भाषा के बारे में। चलिए आ जाइए अगला प्रश्न पे। चिकित्सक दिवस किस दिन मनाया जाता है? 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जुलाई, 1 जून। चिकित्सा दिवस। सही जवाब देखिए। कंफर्म सी सी 1 वाला जुलाई। 1 जुलाई है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी। किसका जन्मदिन है ये? विवेकानंद। सही जवाब है। अगला पे आ जाइए। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब। कहाँ स्थित है? गुजरात में। सिंध। सिंध प्रांत। सिंध प्रांत अब कहाँ पड़ता है? पंजाब में नहीं, वहाँ पाकिस्तान में पड़ता है। सिंध जो है पाकिस्तान में पड़ता है। हड़प्पा दोनों आपके वहीं पर हैं। हड़प्पा भी वहीं पर है और आपका मोहनजोदड़ो भी वहीं पर है। तो महत्वपूर्ण जो आपके हैं, OMR का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्टिकल। बाबू हाँ बताइए। क्या सही करेंगे इसमें से? OMR का पूर्ण रूप। ये वाला। ऑप्टिकल मार्क रीडर OMR है आपका। अगला पा जाइए। भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तमिल है क्या? बाकी किसी को माइक खोलने में समस्या हो रही है क्या? सुनील, संगीता, पायल का माइक कभी ऑन नहीं हुआ। पायल अपना माइक ऑन करिए, परिचय दीजिए अपना। पायल अपना माइक ऑन करिए। माइक ऑन करने के लिए मोबाइल के सबसे किनारे बाएं साइड में एक ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करिए और उसको अलाउ करने कहेगा, अलाउ करिए, माइक आपका ऑन हो जाएगा। चलिए ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं हमें। तो इसका जवाब आपका तमिल ही है, जो तीसरी सबसे बड़ी भाषा भारत की है। प्रथम लैंग्वेज कौन सी है सबसे अधिक बोली जाने वाली? अंग्रेजी। हिंदी। अंग्रेजी। सबसे अधिक हिंदी बोली जाती भारत में है। अच्छा भारत भारत की ही बात है, भारत की बात है, पूरे विश्व की बात नहीं है। हिंदी है। हिंदी के बाद कौन सी भाषा आती है? उर्दू। उर्दू नहीं है। उर्दू आपकी यूपी की सेकंड लैंग्वेज है। उर्दू यूपी की सेकंड लैंग्वेज है। दूसरा नंबर शायद इसमें अंग्रेजी का है पुणे, और तीसरा नंबर तमिल का है। भारत का प्राचीन भाषा है संस्कृत, हिंदी, पाली, प्रकृति। क्या सही करेंगे? संस्कृत। तो संस्कृत ही सही यहाँ पे किया गया है, पहला वाला ऑप्शन। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ पर है? मैसूर, हैदराबाद, वाराणसी, उज्जैन। वाराणसी। पहला वाला ऑप्शन सही मैसूर। है, मैसूर में है ये। और अगला प्रश्न आपका है, नवोदय विद्यालय में दाखिला किस कक्षा में होता है? 6वीं। नवोदय बच्चे पास करते हैं, 5वीं परीक्षा नवोदय की होती है ना, तो 6वीं हाँ में तो उनका 6वीं। होता है। और सही हो जाएगा सी वाला ऑप्शन यहाँ पे। चौपाई के चारों चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं? सबसे आसान प्रश्न है ये। 16। 16। चौपाई माने क्या होता है? 4 पाई। 4। मतलब 4 पावा होते हैं, चारों पावा बराबर रहते हैं। अगर पावा उसमें 14, 16 वाला हो जाएगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा।
इसलिए इसको चौपाई कहा गया। मतलब चारों बराबर रहेंगे तब चारपाई बनेगी। तो 16-16 सब में होता है ये। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? इग्नू, इसको शॉर्ट फॉर्म इग्नू बोलते हैं। 1987 का डेट शायद है, ये देखता हूँ सही क्या है इसका। चलिए 87 ही है, यहाँ पे लिखा नहीं गया है। सी वाला ऑप्शन सही है यहाँ पे, 87। 54 विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर, गुरुकुल कांगड़ी और विश्व भारती दोनों के संस्थापक कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर ही थे। गोरा किसने लिखा है? गोरा क्षुधित पाषाण, गोरा स्टोन, बादल, गोरा केवल है, गोरा। रविन्द्रनाथ टैगोर। और क्षुधित पाषाण, या इसको इंग्लिश में कभी कोई इंग्लिश में पूछता है, हेनरी स्टोन। बहुत सारे इनके रचनाएं इनके हैं। जनगण मनगढ़ तो इन्हीं ने लिखा है। बंगाल का राष्ट्रगान बताइए, कौन सा राष्ट्रगान है बंगाल का? आभार समाज किसने लिखा है इसको? है रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा। मतलब बहुत सारी चीजें रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया है भारत को और बांग्लादेश को। अगला जाइए, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैंडलर आयोग कब नियुक्त किया था? आपके ये 1911। जवाब देखिए कब है, 11 में, 25 में, कब है? 1917 का डेट है ये। 19, इसको याद कर डालिए। इसे विश्वविद्यालय आयोग है, कोठारी आयोग है, सैंडलर है, गुड डिस्पैच है। सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, परीक्षा में बार बार पूछी जाती हैं। अगर याद ये नहीं है तो आप नहीं है तो मामला सही नहीं है। देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? सिर्फ अंग्रेजी वहाँ के लोग बोलते हैं, राजभाषा वहाँ की अंग्रेजी। नागालैंड। कहाँ है? नागालैंड है पहला वाला। राजस्थान स्थित जावर की खाने किस खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं? जस्ता, तांबा, लोहा, सभी। जस्ता होगा हमें लग रहा है इसका जवाब, पहला वाला ऑप्शन सही है, जस्ता। और 58 नंबर का प्रश्न है, विधायिका को किस प्रकार की सरकार में कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता मिलती है? मतलब विधायिका जो होती है को किस प्रकार की सरकार में कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता मिलती है विधायिका को? संघीय सरकार में, संसदीय सरकार में, अधिकारवादी सरकार में, राष्ट्रपति सरकार में? तो क्या सही करेंगे? विधायिका जो होती है, मतलब जहाँ विधायक बैठते हैं वहाँ संसदीय सरकार आपकी है, वहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। उसमें सबसे अधिक पावर उसकी बी वाला ऑप्शन। जल्दी खत्म हो गया है। ग्रांड ट्रक रोड सबको पता होना चाहिए, बता दीजिए फटना। शेरशाह ने बनवाया था। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? ये भी परीक्षा में कई बार आया हुआ है। सड़क परिवहन। सड़क परिवहन से कहाँ पर काटती है स्वर्णिम चतुर्भुज? कहाँ पे काटती है आपस में आकर के? दूसरे क्रॉस कहाँ पे करती हैं? कानपुर में। ये बंटवारा सड़कों का जो क्रॉसिंग होती है जो चतुर्भुज वाली, कानपुर में होती है। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत की श्रेणी में आता है? गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है? कोयला, बायोगैस, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम। परंपरागत में कौन है? ये कंफ्यूज हो जाता है, नहीं समझ में। ये परंपरागत क्या है, गैर परंपरागत क्या है, पता है इसके बारे में? नहीं। समझना इतना केवल है कि गैर परंपरागत का मतलब होता है
जिसका इस्तेमाल हम लोग सदियों से नहीं करते आ रहे हैं, नई नई खोज हुई है स्रोत के रूप में। सर ये गैर क्वेश्चन परंपरा पेट में पूछा था 18 में। और जिसका उपयोग हम लोग लगातार करते आ रहे हैं, बहुत दिनों से करते आ रहे हैं, पता नहीं कब से करते आ रहे हैं, एक ऊर्जा के माध्यम के रूप में, उसको परंपरागत स्रोत कहते हैं। तो कोयला का इस्तेमाल हम बहुत दिनों से करते आ रहे हैं। प्राकृतिक गैस का भी इस्तेमाल हम करते आए हैं, पेट्रोलियम का भी कर रहे हैं। बायोगैस यहाँ पे एक है, ये आपके लिए नया बिल्कुल है, न्यू है। जवाब देख लीजिए, इसका बी वाला ऑप्शन सही है, बायोगैस। इसका इस्तेमाल हम जल्दी सुनते हैं, इसलिए इसको हम गैर परंपरागत बोलेंगे। अगला प्रश्न पे आ जाइए। विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर एवरेस्ट नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? त्रिकूट, धवलगिरी, शंकर, सागरनाथ लिखा है यहाँ पे। सागर माथा। सागर माथा नाम है, सागरनाथ लिख दिया गया गलती से, तो आपका डी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, सागर माथा नाम है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? रसिया। आला महोबा, कजरी मिर्जापुर, बिरहा कन्नौज, रसिया बरसाना। यही नहीं। कौन? बिरहा कन्नौज है क्या? चलिए, बिरहा कन्नौज सही है। आल्हा खंड मुख्य रूप से कहाँ से निकला भाई? आल्हा महोबा। महोबा किसने, आल्हा खंड किसने लिखा है? चंद्रबरदाई। अच्छा, पृथ्वीराज रासो किसने लिखा है? नहीं, हाँ चंद्रबरदाई, पृथ्वीराज रासो। आल्हा खंड किसने लिखा? वो लिखे हैं। और भी लोग बताएं इसको। आप लोग बिल्कुल शांत है, सुनने के आदी हैं आप लोग, हैं? बोलिए, जवाब दीजिए। अकेले लोग बोले कोई जरूरी तो नहीं है। जगनी। जगनिक ने लिखा। नाम क्या इसका है? शुद्ध नाम क्या इसका है? आल्हा खंड का परमाल रासो। हाँ, नाम शुद्ध नाम इसका परमाल रासो है, और उसी में आला, उसी का जो है गांव में जो देहात में नाम प्रसिद्ध इसका आला खंड है। शुद्ध रूप से परमाल रासो से ही जो है आपका ये लिया हुआ है, तो निकला वहीं से शुद्ध रूप से। तो परमाल रासो कहिए या उसको आला खंड कहिए, नाम दोनों बिल्कुल एक है, लेकिन मुख्य रूप से प्रचलित नाम इसका जो है, जो लिखित नाम उसका परमाल रासो है। और परमाल के ही जमींदार मतलब सेवक थे आला रुदल, उसी के दरबार में उसी के सेनापति थे। जो हम आला खंड पढ़ते हैं, तो अगर परीक्षा में प्रश्न पूछता किसके दरबारी थे आला रुदल, तो जवाब क्या देंगे आप लोग? राजा परमाल के दरबारी थे, और ये लोग महोबा के शासक था वो परमाल। पृथ्वीराज चौहान से लड़ाई में मारा गया था वो। दोनों लोग जो है मारे गए थे। अलग अलग दोनों लोगों की हत्या जो है किसने मारा था? पृथ्वीराज चौहान ने ही मारा था इन लोगों को, मतलब उसी के समकालीन। अगला प्रश्न आपका है, कजरी परीक्षा में कई बार पूछा है, कहाँ का जो लोकगीत है, ये मिर्जापुर का है। बिरहा मुख्य रूप से फेमस जो है आपके यूपी में भी बिरहा गाया जाता है, मुख्य रूप से बिहार का फेमस है ये बिरहा। रसिया बरसाना कहाँ पड़ती है? हमार होली यहाँ पे जानते हैं कहाँ पे होती है? मथुरा में। लाठी से पिटाई होती मथुरा में। मथुरा में लाठी से पिटाई होती है। और मुख्य रूप से आप लोग जानते हैं कि राधा कहाँ की थी? राधा बरसाने की थी, बरसाने वाली राधा। राधे 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 बरसाने वाली गाना खूब चलता है। तो कन्हैया के रूप में लोग होली खेलने जाते हैं वहाँ पे, कृष्ण बन करके। और वहाँ की जो होती हैं गोपियाँ जो होती हैं, या जो भी कह लीजिए, लड़कियाँ जो होती हैं, डंडे पहने से बढ़िया उनका जो है स्वागत करती हैं स्वागत करती हैं। तो यही आपके लठमार होली है, बरसाने वाली। तो सही बात है, शादी विवाह होने के बाद अगर किसी को छेड़ेंगे जा करके, डंडा पहना मिलना ही चाहिए। कृष्ण कन्हैया ने यही किया था। राधा की शादी हो गई, उसके बाद भी जो है तो डंडा पहना उनको मिलना ही चाहिए, लेकिन मिला नहीं, गड़बड़ यही था इसमें आगे 63 नंबर का प्रश्न है, 64 का। छपेली लोक नृत्य संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। क्या सही करेंगे? छपेली कहाँ का है? अरुणाचल का। जवाब देख लीजिए इसका।
बी वाला सही है। हिमाचल। हिमाचल का है ये। निम्नलिखित में से लीप वर्ष है, 4 से भाग देना, जो कट जाए वही क्या रहेगा, तो कौन सा सही करेंगे? देखिए अंतिम दो संख्या 4 से कट जाए तो मान लीजिए 4 से कट जाएगा वो अंतिम दो संख्या 76, 94, कोई जो कट जाए मान लीजिए 4 से कट जाएगा वो। चलिए ठीक है, इसमें देखिए सी वाला ऑप्शन सही है, 4 से भाग देना आपको है। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किसने किया था? इजिप्टेंसली। एजी टांसले। इको का मतलब क्या होता है? इको का मतलब क्या होता है? इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी होता है, सिस्टम का मतलब होता है तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र कह सकते हैं इसको। तो एजी जी। टांसले ने इसका जो दिया था वहां पे। मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? टीकाकरण, अनौपचारिक कर्मचारी, ई गवर्नेंस, महिला सुरक्षा। टीकाकरण सर। टीकाकरण। ये बहुत बढ़िया, ये आना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है ये। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? समुद्र। कुमार गुप्त नाम है। देखिए बी वाला ऑप्शन यहाँ पे है। मौर्य वंश का शासक था ये। नहीं, मौर्य वंश का नहीं था ये, एक गुप्त वंश का शासक था कुमार गुप्त। कुमार गुप्त जो था गुप्त वंश का शासक था। और समुद्र गुप्त भी क्या था, इसको भारत का नेपोलियन कहते हैं। किस वंश का शासक था ये? ये भी गुप्त वंश का शासक था ये। और स्कंद गुप्त भी क्या था, गुप्त वंश का ही शासक था। धर्मपाल के बारे में नहीं पता किस वंश का था ये। तो समुद्र गुप्त के बारे में परीक्षा प्रश्न कई बार पूछा हुआ है। बीड़ा बजाते हुए किसका चित्र मिलता है? समुद्रगुप्त का मिलता है। संगीत प्रिय शासक किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त को। जो कभी किसी युद्ध में नहीं हारा उसको समुद्रगुप्त कहते हैं। और गुप्त वंश को जो है क्या बोलते हैं, ये हिंदू जो परंपरा व्यवस्था को जो है का स्वर्ण काल कहते हैं इसको। भारतीय संस्कृति को पनपने और उगने का जो काल था उसको हम जो है गुप्त काल के नाम से जानते हैं। स्वर्ण काल कह लीजिए इसको आप, जो है गुप्त मतलब शब्दावली इसके लिए हमारे पास नहीं आ रही, कौन शब्दावली प्रयोग करें। लेकिन भारतीय सभ्यता संस्कृति को पनपने का जो काल था वह स्वर्ण काल जो था वो गुप्त काल था। भारत पर हुड़ों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? स्कंदगुप्त। अंतिम सी वाला शासन ऑप्शन सही आपका यहाँ पे है। हुड़ों के आक्रमण से ही गुप्त वंश का पतन होता है, लोग ऐसा कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था, मतलब पत्तन मुख्य रूप से कौन सा था? कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा। इसलिए हमारा लैपटॉप बंद होने वाला है, जल्दी जल्दी बता दीजिए आप लोग। इसका लोथल सही है। अगले प्रश्न पे आता हूं मैं। इटली के एकीकरण का पैगंबर किसे कहा जाता है? इसका जवाब है आपका मेजनी या मुसोलिनी के नाम से जाते हैं इसको है। अगला प्रश्न आपका है पायरोमीटर। तो ये उच्च ताप नापने का एक यंत्र है जो उच्च ताप मापता है। अगला प्रश्न आपका है निम्न अक्षांश यानी अधिक वर्षा और उच्च अक्षांश यानी कम वर्षा किसके तथ्य के पीछे क्या कारण है? तो अधिक, जैसे उच्च अक्षांश पर कम वर्षा होती है और निम्न अक्षांश पर अधिक वर्षा, उसके पीछे कारण क्या है? इसका जवाब आपका है वाष्पीकरण। अगला प्रश्न आपका है किस गुप्त शासक ने लिच्छवी वंश की राजकुमारी से विवाह किया था? इसका जवाब है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। हमें लग रहा है पहला सही होना चाहिए। बी वाला सही है, चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। मेहरौली के लौह स्तंभ में किस शासक के विषय में जानकारी मिलती है? तो चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में वहाँ चंद्र शब्द लिखा हुआ है, तो ऑप्शन यहाँ पे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। देखिए यहाँ भी विक्रमादित्य कट गया है, तो इसको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं।
ये गुप्त वंश का शासक था। निम्न में से किसने आईने अकबरी अकबरनामा नामक पुस्तक लिखी है? तो यहाँ पे फैजी सबसे पहला वाला है, यहाँ पे दरबारी था उसका नवरत्नों में एक था, फैजी ने लिखा हुआ है। और अंतिम शब्द, अंतिम प्रश्न आपके, रिहंदबाद किस राज्य में स्थित है? जवाब दे दीजिए इसका। रिहंदबाद कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। तो आज की कक्षा यही समाप्त होती है भाई। पुनः हम लोग कल इसी टाइम पे लगभग मिलेंगे। सभी लोगों को शुभ रात्रि। और आज की क्लास अब यहीं पे बंद होती है।